गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स की इस प्यारी सी एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सभी लोग लाइव आएंगे, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। और आज जैसा कि मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए सबसे पहले कैसे हैं। थोड़ा सा 1 से 2 मिनट में बातें करते हैं, इतने में सारे बच्चे लाइव आके जुड़ जाते हैं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ एप्लीकेशन के अंदर आने में और क्लास जुड़ने में, क्लास तक जुड़ने में 2 से 3 मिनट का समय तो लग जाता होगा आपको, है ना। तो गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? कैसा है मौसम आपके यहाँ? ठंड कैसी है? हमारे यहाँ तो बहुत ठंडा माहौल है भैया। आप देख भी रहे होंगे, कपड़े वपड़े मैंने 3 कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए हैं एकदम। पहले एक थर्मल पहनती हूँ इनर, उसके बाद एक और पहनती हूँ, देखो ये पहन रखा है, उसके बाद एक जैकेट। 3 सर्दियों की वजह से 3 कपड़े पहनने पड़ रहे हैं ना, बहुत ठंड है। हाँ जी, गणपत कुमार, बिल्कुल ठंड है यहाँ पे। गणपत कुमार रिकॉर्डिंग नहीं है, काहे की रिकॉर्डिंग नहीं है, किसकी बात कर रहे हो? चलो फिर स्टार्ट कीजिए जल्दी से। मैम हमारे यहाँ बिहार में बिल्कुल भी ठंड नहीं है। अच्छा जी, आपके यहाँ ठंड नहीं है? थोड़ी भेजती हूँ मैं आज मैं दिल्ली से धक्का मार के थोड़ी सी ठंड को भेजती हूँ बिहार साइड, है ना। ऐसा कैसे? हमारे यहाँ इतनी ठंड है, आपके यहाँ ठंड नहीं है, कैसे काम चलेगा? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जुड़ चुके होंगे, उम्मीद कर रही हूँ मैं सारे बच्चे जुड़ चुके होंगे। और संडे को आपने लास्ट क्लास में मैं आपको कुछ टारगेट देके गई थी संडे के लिए, कि संडे के दिन आपको याद रखने हैं, याद करने हैं, लर्न करने हैं। क्या लर्न करने हैं? तो आपको लर्न करने दिया था मैंने एनिमल किंगडम के 11 फाइलम। क्या आपने याद किए थे? जल्दी बताओ। मैंने शनिवार को जब हमने क्लास ली थी लास्ट में, वो बात अलग है कि माइक से थोड़ा सा साउंड का इशू आ गया था, लेकिन मैंने जाते जाते बोल ही दिया था कि भैया एनिमल किंगडम को हम कितने फाइलम में डिवाइड करते हैं? 11 फाइलम में डिवाइड करते हैं। कितने में? 11 फाइलम में डिवाइड करते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है इसका आंसर, है ना, क्योंकि इसके कभी कभी आपसे नाम ही पूछ लेते हैं, सीक्वेंस के साथ इनके नाम भी पूछ लेगा कभी कभार, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सुनो, एक बार मैं सारे नाम फिर से नोट करवा रही हूं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है बच्चा कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आप इन नाम से ही याद कर लोगे। क्या क्या? तो सबसे पहला था, वो था बच्चा आपका पोरीफेरा फाइलम। कुछ बातें करेंगे यहां पर इनके बारे में। 1 नंबर पे था, वो कौन सा फाइलम था? पोरीफेरा। जितने भी इस धरती के ऊपर एनिमल्स हैं उनको हम 11 फाइलम में, 11 संघ में डिवाइड करते हैं। कितने संघों में बांटा गया है जंतु जगत को? तो 11 संघों में बांटा गया है, जिसमें से पहला आता है पोरीफेरा। नाम से क्लियर है, पोरीफेरा ऐसे जीव जंतु जिनके शरीर के अंदर पोर पाए जाते हैं। पोर का मतलब होता है छिद्र, छोटे छोटे पोर प्रेजेंट हो, उसे क्या कहा जाता है? पोरीफेरा फाइलम कहा जाता है। आगे पढ़ाया जाएगा आपको। 2 नंबर पे कौन सा बताया था? अब आप लोग बताते जाओगे, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। 2 नंबर पे पढ़ा था निडीरिया। निडीरिया फाइलम। निडीरिया का एक बहुत स्पेसिफिक पॉइंट क्या होता है? इनके अंदर नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं, और वो नीडोब्लास्ट सेल्स जहर फेंकती हैं। तो अगर आपने निडीरिया फाइलम के जीवों को टच करने की कोशिश करी, आपके हाथ पे टॉक्सिक लग जाएगा। आपके हाथ पे क्या लग जाएगा? टॉक्सिक लग जाएगा। टॉक्सिक का मतलब है जहरीला। उसके बाद 3 नंबर पे आते हैं, वो आते हैं बेटा टीनोफोरा। टीनोफोरा फाइलम। और टीनोफोरा फाइलम होता है, उसके अंदर जो जीव आते हैं उनके शरीर में चमक होती है, वो चमकते हैं जैसे जेलीफिश। आगे पढ़ाऊंगे आपको। वीडियो क्लियर नहीं है, मोहित पांडे कह रहे हैं क्या वीडियो क्लियर नहीं है? ऐसा कुछ चल रहा है क्या? वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्या? ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो बेटा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि क्लियर नहीं है। उसके बाद 4 नंबर पे आता है, वो आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। 4 नंबर पे जो आता है वो आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्लियर है मैम? ओके है एकदम, ठीक है। आप अपना चेक करो मोहित पांडे, ठीक है। 4 नंबर पे आते हैं बेटा प्लेटीहेल्मिन्थीज। और प्लेटीहेल्मिन्थीज का मतलब होता है, देखो, प्लेट देखिए, जिसको हमारे यहाँ तस्तरी बोलते हैं। तस्तरी क्या होती है? फ्लैट होती है। तो इसमें ऐसे कीड़े आते हैं जो फ्लैट होते हैं। किसके जैसे? लड़कियां बालों में रिबन लगाती हैं, स्कूल में लाल और नीले कलर के 2 चोटी बना के रिबन नहीं लगाती थी? कुछ इस तरीके से रिबन, है ना, सेलो टेप जैसे, या हमारे घरों में क्या होती है? सेलो टेप। उसके जैसे कीड़े आते हैं यहाँ पे। उसके बाद
5 नंबर पे आते हैं एस्के हेलमिंथीज। एस्के हेलमिंथीज होते हैं बच्चा राउंड वॉर्म, जो क्या होते हैं, राउंड कीड़े हैं। ये तो चपटे थे रिबन के जैसे, इसके अंदर आते हैं गोल वाले एस्के हेलमिंथीज। आगे पढ़ेंगे कि इसमें राउंड वॉर्म आते हैं, गोल कृमि आते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो यहीं से आप क्लियर कर लोगे। 5 हो गए। 6 नंबर पे 5 पोरिफेरा, निडीरिया, टिनोफेरा, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज। उसके बाद अगला लिखेंगे अपन बच्चा 6 नंबर पे कौन सा, तो 6 नंबर पे जो आते हैं वो होते हैं बच्चा एनीलिडा फाइलम। एनीलिडा की स्पेसिफिक पॉइंट क्या है वो सुनो। एनीलिडा, एनीलिडा फाइलम, एनीलिडा का मतलब होता है ऐसा कोई जीव जिसके बॉडी में एन्यूल प्रेजेंट हो। एन्यूल का मतलब होता है बेटा छोटी छोटी रिंग, ऐसे छल्ले, ऐसे सेगमेंट में बटी हुई बॉडी हो। क्या हो, सेगमेंट में, ऐसे खंडों में, अलग अलग सेगमेंट में, और वो सेगमेंट ऐसे गोल छल्ले जैसे होते हैं, एन्यूल रिंग जैसे होते हैं। जैसे हम ये पहन रखी ना मैंने रिंग, इसके जैसे। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है केंचुआ। केंचुआ ऐसा ही दिखता है, देख लीजिएगा। अगला, उसके बाद 7 नंबर पे हमने क्या पढ़ा था बेटा, एनीलिडा के बाद 7वें पे हमने कौन सा लिखा था, 7वें पे हमने लिखा था एनीलिडा के बाद अगर आप सीक्वेंस लिखना चाहोगे तो हम मोलस्का लिखेंगे। 7 पर बच्चा मोलस्का लिखना, ठीक है। 7 पे आते हैं मोलस्का। मोलस्का फाइलम को कुछ इस तरीके से प्रोनाउंस करो जैसे मैं करती हूं, मोलस्का। बड़ी सॉफ्टली, बड़े ही सॉफ्टली, क्योंकि ये सॉफ्ट बॉडी वाले जीव होते हैं। इनका शरीर बहुत मुलायम होता है। आप इनको जब ऐसे टच करोगे आपको अजीब सा एहसास होगा, जैसे आप वो नहीं टच करते हैं वैक्स वगैरह को, जेल वगैरह को टच करते हैं, वैसा आपको फील होगा। 8 नंबर पे आप लिखोगे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम, आर्थ्रोपोडा। इसके अंदर आते हैं इंसेक्ट्स। आर्थ्रोपोडा जितने भी कीट हैं, बटरफ्लाई, मच्छर, मतलब जिसके 3 जोड़ी टांगे होती हैं, बेसिकली वो आते हैं यहां पर। आगे बात करेंगे इनके बारे में सारी बातें। एक बात याद रखना, ये जो 11 के 11 लिखवा रही हूं ना, इसमें सबसे बड़ा फाइलम यही है। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। अगर आपसे पूछ ले कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो सबसे बड़ा संघ आप कौन से करके आओगे बेटा, सबसे बड़ा संघ हम मानते हैं आर्थ्रोपोडा को। ऐसा माना जाता है कि आर्थ्रोपोडा के अंदर जो जीव जंतु आते हैं वो बाकी सभी फाइलम में सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद वाला कौन सा बड़ा फाइलम है, ये वाला। तो मोलस्का के आगे लिखना सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, दूसरे स्थान पर बड़ा। 2 नंबर पे जो बड़ा है वो ये है, दूसरे स्थान पर बड़ा, जिस पे ऑक्टोपस वगैरह आते हैं, वो आगे बात करेंगे। तो 2 क्वेश्चन ये आ गए एग्जाम में। मैं एक ओवरव्यू दे रही हूं, फिर एक एक करके सारे पढ़ने हैं बेटा, फिर एक एक करके सारे पढ़ने हैं। उसके बाद 9 नंबर पे याद करोगे इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि एक ओवरव्यू देकर पढ़ाऊंगी ना तो आपको इंटरेस्ट बनेगा बेटा। इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा का मीनिंग क्या होता है? इकाइनो शब्द का मतलब होता है स्पाइंस। स्पाइंस का मतलब होता है कांटे, जिनके शरीर के ऊपर कांटे लगे हैं बेटा, जिनको टच करोगे तो आपके कांटे से लगे हुए मिलेंगे आपको, उनको बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। जैसे आपकी स्टारफिश, स्टारफिश जो है वो यहीं पे आती है। स्टारफिश दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन कभी आप स्टारफिश को टच करके देखिएगा, उसके बॉडी पे ऐसे छोटे छोटे स्पाइन से मिलेंगे आपको इस तरीके से। तो स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा में रखी जाती है। अगला नेक्स्ट इसके बाद 10 नंबर पे बात करते हैं, उसका नाम होता है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा के बारे में अभी कुछ बोलूंगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके बारे में जब पढ़ाऊंगी उसका इमेज दिखा के तभी आपको समझ में आ पाएगा। उसके बारे में जब इसको दिखाऊंगी तभी आपको समझ में आएगा। और लास्ट जो फाइलम है वो है बच्चा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा हिंदी में बोलते हैं कशेरुकी। हिंदी में क्या बोलते हैं? कशेरुकी।
कशेरुकी, कशेरुकी जीव, कशेरुकी जीव वाला संघ ये होता है। अब मैंने वापस नोट क्यों करवाया? मैम आपने तो शनिवार को भी नोट करवा दिया था, अब भी आप नोट करवा रही हो वापस, ये क्यों टाइम खराब कर रही हो हमारा? मैं टाइम नहीं खराब कर रही हूं, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, उसके बाद पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। देखो ये देखो, पोरीफेरा नाम से क्लियर है, जिनके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे छिद्र हो, पोर हो, उन्हें बोलते हैं पोरीफेरा। निडीरिया, जिनमें जहरीली सेल्स होते हैं, नीडोब्लास्ट, उनको निडीरिया बोलते हैं। टीनोफोरा, जिनके बॉडी में चमक होती है, शाइनिंग होती है, टीनोफोरा। प्लेटीहेल्मिन्थीज, लड़कियां रिबन लगाती हैं, उस रिबन के जैसे, या जो हमारे घरों में सेलोटेप आती है उसके जैसे वाले प्लेटीहेल्मिन्थीज। एस्केहेल्मिन्थीज, गोल कृमि, जो गोल गोल कीड़े होते हैं उनको रखते हैं। एनिलिडा, जो एन्यूल में बंटे हुए होते हैं, जिनका शरीर सेगमेंट्स में, खंडों में बंटा हुआ हो अलग अलग, उसे एनिलिडा बोलते हैं। मोलस्का, बहुत सॉफ्ट जीव। आर्थ्रोपोडा, जिसमें इंसेक्ट्स, मच्छर, बटरफ्लाई, क्रैब्स, केकड़े सब डाल दिए, वो आर्थ्रोपोडा, इसलिए सबसे बड़ा भी बन गया। और आर्थ्रोपोडा के बाद बड़ा कौन सा है? मोलस्का बड़ा है। इकाइनोडर्मेटा, जिसके बॉडी के ऊपर स्पाइन्स लगे हों, कांटे लगे हों, वो रखे जाते हैं इकाइनोडर्मेटा में। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्टारफिश इज द मेंबर ऑफ विच फाइलम? तो आपको आज आंसर मिल गया, स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा में आती है। उसके बाद नेक्स्ट आप बताओगे हेमिकोडेटा, इसके बारे में भी छोड़ दो, इसको दिखाऊंगी तभी आपको समझ में आएगा। और लास्ट कॉर्डेटा। अब ये चीजें क्यों लिखी हैं वो सुनो। इस 11वें को छोड़कर ऊपर जो 10 लिखे हैं ना बेटा, ये सारे जीव होते हैं नॉन कॉर्डेट्स। ये क्या होते हैं? ये नॉन कॉर्डेट्स कहा जाता है इन फाइलम को। और नॉन कॉर्डेट्स का मतलब क्या होता है सुनो। आपने अक्सर बायोलॉजी में 2 शब्द सुने होंगे, अगर नहीं सुना तो आज सुनिए। एक होता है वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स हिंदी में कहा जाता है कशेरुकी जीव, कशेरुकी प्राणी या कशेरुकी जीव। और दूसरी तरफ लिखा जाता है नॉन वर्टिब्रेट्स या एवर्टिब्रेट्स, दोनों ही पॉइंट ठीक है, एवर्टिब्रेट्स। और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है अकशेरुकी जीव, अकशेरुकी। अब इसका मीनिंग क्या है? अक्सर आपने सुने होंगे बायोलॉजी में ये 2 टर्म, इसका नाम का मीनिंग समझ लीजिए। वर्टिब्रेट्स ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर पीछे को साइंस में बोलते हैं डोर्सल साइड, जिनके बॉडी के डोर्सल साइड में एक रीढ़ का हड्डी होता है, उसको वर्टिब्रेट बोलते हैं। ऐसा कोई जीव जिसके शरीर में डोर्सल साइड में, डोर्सल का मतलब होता है पीछे की तरफ, एक बैकबोन प्रेजेंट हो, और बैकबोन को बायोलॉजी में वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है बच्चा। बायोलॉजी में वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है, और हम लोग आम भाषा में उसे बैकबोन कह देते हैं या रीढ़ की हड्डी कह देते हैं। तो बच्चा ऐसा कोई भी जानवर जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे वर्टिब्रेट, और उसे किस फाइलम में रखा जाता है? कॉर्डेटा में रखा जाता है। उसे किस में रखा जाता है? कॉर्डेटा में रखा जाता है। हिंदी में उसे कशेरुकी जीव, और किस संघ में? तो कशेरुकी संघ में रखा गया है, कशेरुकी संघ में रखा गया है। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपसे पूछ ले कि ऐसे जीव जंतु जिनके अंदर रीढ़ का हड्डी होता है उन्हें कहां रखा गया है, तो आप क्या बताओगे? उन्हें कॉर्डेटा फाइलम में रखा गया है, जो कौन से नंबर पे आता है? 11वें नंबर पे आता है। इसके अलावा जितने भी बाकी 10 लिखवाए मैंने इससे ऊपर, वो सब होते हैं एवर्टिब्रेट्स। एवर्टिब्रेट्स का मतलब होता है इनमें ये रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। ऐसे जीव जंतु जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती वो अकशेरुकी कहलाते हैं, और उन्हें कितने में डिस्ट्रीब्यूट किया है? 10 फाइलम में डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो 10 ये रहे बेटा, वो 10 ये रहे ऊपर वाले। इसको छोड़ दीजिए 11वें को, बाकी के 10 जो जितने भी हैं सारे, इन सब के अंदर जितने भी सारे जीव जंतु आते हैं वो अकशेरुकी होते हैं, वो नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं, वो एवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन क्या देता है?
कॉकरोच में रीढ़ की हड्डी होती है क्या? अरे भैया, कॉकरोच को आर्थ्रोपोडा में रखा गया है और मैम ने साफ साफ बोला है इन 10 के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। अभी बताया स्टारफिश ऊपरी तो आ रही है इन 10 में, तो क्या स्टारफिश में रीढ़ का हड्डी होगा? नहीं होगा मैम। उसके बाद ये वाला कौन सा, केचुआ सेगमेंट में बंटा हुआ है, क्या उसमें रीढ़ की हड्डी होती है? नहीं होता है। रीढ़ की हड्डी सिर्फ और सिर्फ इन जीवों में होती है। ये रहे कॉर्डेट्स, ये रहे कॉर्डेट्स। यहां पर जितने भी पढ़ाऊंगी आपको, इसी के अंदर मैमल्स आते हैं, इसी के अंदर मेंढक आता है, इसी के अंदर मछली आता है, इसी के अंदर आपका सांप आता है। तो इन सब में रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन केंचुए में, कॉकरोच में, लीच में, हाइड्रा में, स्टारफिश में, इन सब में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, बिकॉज वो सब ऊपर के 10 फाइलम हैं। तो ऐसे याद रखिएगा कि जो सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेटा में आता है उसमें रीढ़ का हड्डी होता है, बाकी किसी में भी रीढ़ का हड्डी नहीं होता है। तो ये 10 फाइलम क्या है आपसे पूछेगा एग्जामिनर, तो ये 10 फाइलम नॉन कॉर्डेट्स फाइलम है। नॉन कॉर्डेट्स का मतलब हो गया इनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, जबकि कॉर्डेटा वालों में क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है डोर्सल साइड में पीछे की तरफ। समझ में आ गया? हाँ, हम लोगों में रीढ़ की हड्डी होती है भैया, ये रही। तो हम क्या हैं? हम कॉर्डेट्स हैं। हम लोग क्या हैं? कॉर्डेट्स हैं। हमारे में रीढ़ की हड्डी होता है प्रॉपर एकदम। बात समझ में आ गई? आज के बाद ये डिफरेंस क्रिएट कर लोगे, है ना? इसलिए मैंने ये वापस नाम लिखवाया आपको, तो थोड़ा सा ओवरव्यू पता लग गया और ये फाइलम के नाम मुझे वापस लिखवाने पड़े। अब एक एक करके हमें पढ़ना पड़ेगा। जो कॉर्डेट्स में लिखवाऊंगी उन सब में रीढ़ की हड्डी है, उसके अलावा कुछ भी सुन रहे हो उन सब में रीढ़ की हड्डी नहीं होता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में 4 ऑप्शन देता है। सांप दे दिया आपको, कॉकरोच दे दिया आपको, केंचुआ दे दिया, लीच दे दिया, बोलेगा इसमें से कौन सा एक वर्टिब्रेट है? तो भैया सांप जो है वो कॉर्डेट्स में आता है, तो सांप के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। चलो आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे डालिए कौन सा फाइलम? पोरीफेरा। बहुत ही एकदम कंसंट्रेट करके सिर्फ दिमाग को मेरी क्लास में दिखा के आराम से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कुछ चीजें हैं, देखो जो क्वेश्चन है वो लिमिटेड है, वो मैं आपको बताऊंगी कि ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बस उसको पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन फिक्स है इस चैप्टर से, कुछ अलग नहीं आना है। एग्जाम्पल पूछेगा आपसे, बोले साइकोन किस में आते हैं, कौन से फाइलम में आते हैं, या 4 एग्जाम्पल देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा एक एनिलिडा फाइलम का मेंबर है। तो एग्जाम्पल याद रखने हैं और साथ में आपको कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं कि भैया अगर एनिलिडा फाइलम में है तो एनिलिडा वालों के क्या कैरेक्टर्स हैं, तो वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहला लिखेंगे पोरीफेरा। पोरीफेरा का मीनिंग क्या है सुनो। अरे मोहित पांडे भाई हाथ जुड़ा ले यार, मैं कैसे क्यों परेशान कर रहे हो, एक कमेंट बार बार करके मैम साफ नहीं दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है। अरे भाई साहब सबको साफ दिख रहा है, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं यहां पर, ये 500-700 बच्चे पढ़ रहे हैं, पागल थोड़ी हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको सब दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है उनको। अगर नहीं दिख रहा तो मेरी जान खा लेते अभी बोल के। तो प्लीज मत परेशान करो मुझे, अगर आपको नहीं क्लियर दिख रहा टॉक टू द टेक्निकल टीम, मेरे को नहीं यहाँ पे परेशान करो। इतना बढ़िया पढ़ा रही हूं मैं, एक लगातार स्क्रीन पे कमेंट करता जा रहा है क्लियर नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं दिख रहा। आदत पड़ गई तुम लोगों को टीचर को परेशान करने की। प्लीज बेटा चल रहा है, क्लियर चल रहा है एकदम, मुझे सामने कंप्यूटर भी चलती है मेरी क्लास, तो क्लियर नहीं होता, मुझे सब दिख जाता। ये बच्चे ना अभी तक कमेंट करके मुझे परेशान कर देते कि मैम क्लियर नहीं है। ठीक है, चलो आइए। पोरीफेरा का मतलब क्या होता है? देखो पोरी का मतलब होता है पोर्स, एक तो टफ चैप्टर चल रहा, ऊपर से तुम खा रहे हो। पोर्स का मतलब होता है बेटा छिद्र, जिनके शरीर पर पोर्स हो, पोर्स हो, ऐसे छोटे 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 पोर्स प्रेजेंट होंगे। और फेरा का मतलब होता है बियरिंग, फेरा का मतलब बियरिंग। बियरिंग कौन होता है? जिनके शरीर के ऊपर ऐसे जीव जंतु जो एनिमल है, ये याद रखना, हम पढ़ क्या रहे हैं, एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, प्लांट व्लांट की बात नहीं करेंगे, ये सारे जीव जंतु हैं, ये लिविंग है और एनिमल किंगडम के अंतर्गत रखा गया है। ये सब एनिमल्स हैं, सारे के सारे क्या हैं? एनिमल्स हैं बेटा। तो ऐसे जीव जंतु जिनके बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट हो, पोर बियरिंग एनिमल। तो पहला ही पॉइंट क्या लिख देंगे? पोर्स बियरिंग एनिमल्स। कहां रखे गए हैं बेटा, किस फाइलम में रखे गए हैं? तो बता दीजिएगा। रखा गया है इनको पोरीफेरा में। लिखेगा इस संघ में, इस संघ में छिद्र वाले, इस संघ में छिद्र वाले
जंतुओं को रखा गया है, वाले जीव जंतुओं को या जंतुओं को रखा गया है। अभी मैं आपको सब दिखाऊंगी, इमेज वगैरह सब दिखाऊंगी। पॉइंट तो क्लियर हो गया पोर्स वाले। अब आइए यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करना। ये एक इमेज है, इस इमेज में आपको एक पोर बना हुआ दिख रहा है, ये रहा, एक ये दिख रहा है, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब आप सोचेंगे मैम ये तो सब्जी सी दिख रही है, हमें तो लग रहा है सब्जी पड़ी है। ये सब्जी नहीं है, इट इज ए एनिमल, ये एक जंतु है। एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कोई सब्जी की बात नहीं होगी, दिखने में सब्जी जैसा लग जाएगा आपको, कोई फ्रूट दिख सकता है वो, लेकिन वो जानवर है, वो एक एनिमल है बेटा, वो एक एनिमल है बेटा। तो देखो ऐसा कोई जीव जंतु जिसके शरीर के ऊपर ऐसे पोर्स दिख रहे हो, ऐसे छेद दिख रहे हो, छिद्र दिख रहे हो, उसी को ही यहां पर रखेंगे हम पोरीफेरा फाइलम में। साफ साफ लिखा हुआ है ऐसे जंतु जिनके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं। हाँ वो बात अलग है कि इनके जो पोर्स हैं इनको नाम दे दिया ओस्टिया। तो दूसरा पॉइंट लिख दो अपनी नोटबुक में, मेरे साथ नोट्स बनाते चलो, मैं सब नोट्स बनवाऊंगी आपको, कि इनके जो पोर्स हैं इन पोर्स का नाम पड़ जाता है ओस्टिया। तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा कि ओस्टिया बियरिंग्स एनिमल्स कहां आते हैं। तो ओस्टिया का मतलब ही क्या है, पोर, पोर छिद्र। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो यही बात लिखी हुई है कि ऐसे जीव जंतु जिनके शरीर पर पोर्स पाए जाते हैं पोरीफेरा फाइलम कहलाते हैं या पोरीफेरा फाइलम में आते हैं। सच एनिमल्स हु हैव पोर्स बॉडी आर कॉल्ड पोरीफेरा फाइलम। अब बात ही आती है मैम ये कहां पर, इनकी अकरेंस कहां होती है, ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे जीव जंतु सिर्फ और सिर्फ पानी में प्रेजेंट होते हैं। These are aquatic। अगर आपसे पूछे इनका नेचर क्या है, ये कहां पर मिलते हैं, तो बच्चा ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। एक्वेटिक का मतलब होता है ये पानी में रहने वाले जंतु हैं, जलीय जंतु, जल चाहिए इन्हें, पानी से ही अपना न्यूट्रिशन वगैरह सब लेते हैं, ये जलीय जंतु कहलाते हैं। और अब पानी तो मैम एक नॉर्मल वाटर होता है, एक थोड़ा सा खारा पानी होता है समुद्र वाला। तो ये किस पानी में रहते हैं बेटा, ये दोनों प्रकार के पानी में रह सकता है। आप इन्हें नॉर्मल वाटर दे दो, साधारण जल दे दो, उसके अंदर भी सरवाइव कर जाएंगे। आप इन्हें मरीन वाटर दे दो, मरीन वाटर का मतलब है समुद्री जल। थोड़ा सा समुद्र का पानी कभी टेस्ट किया, खारा होता है ना, तो उस नमक वाले पानी में भी सरवाइव कर जाएंगे, और नॉर्मल पानी जो भी हमारे घरों में टैंक में पानी होता है उसमें भी सरवाइव कर जाएंगे ये। अब एग्जाम में मैम कैसा क्वेश्चन आएगा, ऐसे एनिमल्स जो ओस्टिया रखते हैं अपने बॉडी पर और जो मरीन या नॉर्मल पानी में रह सकते हैं, उनको किस फाइलम में रखा गया है। बेटा हर लाइन से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए कह रही हूं ढंग से पढ़ लो। तो किसमें, पोरीफेरा में। और बेटा ये फाइलम सबसे ज्यादा प्रिमिटिव फाइलम है। जब हमने 1 नंबर पे रखा है तो इससे पुराना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। ये प्राचीन है, सबसे पुराना या प्राचीन संघ माना गया है। तो आपसे पूछ लेगा एनिमल किंगडम का सबसे ज्यादा प्रिमिटिव फाइलम का नाम बताओ, सबसे पुराना संघ कौन सा है एनिमल किंगडम का, तो यही है। अब पुराने का मतलब ये थोड़ी है यहां पर कि 1000 साल पुराना। पुराने का सेंस है बच्चा जिसका बॉडी ढंग से बन नहीं पाया। पुराने का मतलब होता है बेचारा मैच्योर नहीं हो पाया। आप देखो ना इसकी कैसी हालत है, दिखने में आज भी प्लांट जैसा लग रहा है, बेचारा मैच्योर नहीं हो पाया, लेकिन हम उसको लिविंग भी मानते हैं और ये एक एनिमल भी है, लेकिन बेचारा मैच्योर नहीं हो पाया। तो इसको बोलते हैं हम सबसे पुराना फाइलम। क्यों मैच्योर नहीं होया, बिकॉज इसका जो बॉडी का लेवल है ना, इसके शरीर का जो लेवल है ना, वो सेल्यूलर लेवल है। सेल्यूलर लेवल का मतलब है सिर्फ कोशिकीय स्तर पाया जाता है। इसकी जो सेल्स है ना बेटा, वो मैच्योर नहीं हो पाई, वो आगे टिश्यू ऑर्गन नहीं बना पाई, वो सिर्फ सेल्यूलर रह गई। ये ना बेटा, ये दिख रही है ना, ये सेल ही है इसकी, इसमें ना कोई टिश्यू है। आपको कहीं इसकी आंख, नाक, कान कुछ दिख रहा है, ये तो सब ऑर्गन्स होते हैं। और ऑर्गन्स किससे बनते हैं, टिश्यूज, उत्तकों से बनते हैं। अब इसमें बन ही नहीं पाया टिश्यू, तो बेचारे का बॉडी लेवल कैसा बच गया। तो आप बताओगे बेटा सेल्यूलर लेवल है, लेकिन एक नहीं बहुत सारी सेल्स हैं।
देखो अगर एक होता तो सिर्फ एक ही सेल दिखता, ये देखो ना बहुत सारी सेल्स हैं, वो बात अलग है। तो याद रखिएगा ये है तो मल्टी सेलुलर, ये क्या है, मल्टी सेल्यूलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब हो गया बहुकोशिकीय हैं, लेकिन सिर्फ कोशिका है, टिश्यू लेवल नहीं आया। जहां टिश्यू लेवल स्टार्ट होगा मैं अपने आप बता दूंगी। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कौन सा फाइलम है जो सिर्फ आज भी सेलुलर लेवल पे पड़ा है, तो कौन सा फाइलम, पोरीफेरा फाइलम। कहां होते हैं ये पानी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट, ये होंगे बहुकोशिकीय लेकिन सेल ही है इनके अंदर। अगला, वही सेल है वही उसका शरीर है, कुछ भी मान लो आप उसे। नेक्स्ट, ये होते हैं नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब होता है बेटा ये अचल होते हैं, इनमें हलचल नहीं होती है, इनमें गति नहीं होती है बेटा। ये एनिमल है लेकिन फिर भी एक जगह स्थिर है, स्टेबल है बेटा। ये पानी के अंदर नीचे जो चट्टान होती है ना, जो रॉक्स होती हैं, जैसे समुद्र में नीचे पानी की गहराई में जाओगे तो आपको चट्टानें मिलेंगी, उस चट्टान से लगे हुए होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, एकदम स्थिर होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। और साइंस में ऐसा कोई जीव जंतु, जो जीव जंतु है, जैसे प्लांट स्टेबल होते हैं, तो प्लांट किंगडम का चला गया, लेकिन हम तो यहाँ एनिमल की बात कर रहे हैं। तो एनिमल ऐसा कोई जीव जंतु जो जानवर है और वो क्या नहीं होता, जिसमें गति नहीं होती, उसे ससाइल कहते हैं, उसे इंग्लिश में ससाइल कहते हैं। दीज आर ससाइल्स। ससाइल्स का मतलब है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है टर्म, इसका मतलब है जिसमें गति नहीं होती, जो स्टेबल होते हैं। कहां, तो ये चट्टानों से लगे हुए होते हैं बेटा। दीज आर स्टेबल एनिमल्स, दीज आर स्टेबल एनिमल्स। कैसा, तो ऐसा मान लो कि ये एक चट्टान पड़ी है, एक बड़ी सारी, इस चट्टान से इस तरीके से लगे हुए होते हैं और इनके बॉडी में इस तरीके से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर को हम ओस्टिया कहते हैं। इन पोर को हम क्या कहते हैं, ओस्टिया कहते हैं, जहां से पानी एंटर भी होता है और जहां से निकलता भी है। देखो बेटा, ओस्टिया होते हैं, इनकी सेल बोलूं या बॉडी बोलूं, बात तो एक ही है कि सरफेस एरिया पर जो है, तो यहां से पानी आएगा, पानी एंटर करा, और जहां से पानी ज्यादा, मतलब जहां से एक्सक्रीशन होगा, अब ज्यादा पानी थोड़ी ना, पानी अंदर रखेंगे तो फूल जाएंगे, तो पानी बाहर भी निकालना है, तो एक बड़ा सा होल होगा, ऐसे पोर होगा, जिसे ओस्टिक्यूलम कहा जाता है, जिसे ओस्टिक्यूलम कहा जाता है। यहां से पानी आउट हो जाता है, पानी बाहर चला जाता है, और ओस्टिया से पानी इन हो जाता है। तो जो छोटे छोटे पोर्स हैं उनको ओस्टिया कहते हैं, और जो एक बड़ा पोर होता है जहां से आउट होता है, पानी बाहर जाता है इस तरीके से, उसे ओस्टिक्यूलम कहा जाता है। जैसे इस इमेज में देखो बेटा, ये इनके ओस्टिक्यूलम हैं, ये इनके ओस्टिक्यूलम है, यहां से पानी बाहर जा रहा है, लेकिन ऐसे और छोटे छोटे होंगे, वो इमेज में दिख नहीं रहे, वो क्या होंगे, ओस्टिया होंगे, वो ओस्टिया होंगे। ठीक है, तो इस स्लाइड में भी क्या लिखा हुआ है वो भी सुन लो। ये जीव केवल जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन ओनली एक्वेटिक एरिया। ये चल नहीं सकते, दीज आर इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब क्या हो गया, इनमें गति नहीं होती है। ऐसा लगेगा ही नहीं है आपको जानवर है, लेकिन बेटा ये जानवर होते हैं। अब बात करते हैं मैम, तो फिर इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब कुछ पॉइंट बता रही हूं मैं, वो पॉइंट आपको ऐसे ही आप बता दोगे। जब मैंने कह दिया कि इसका बॉडी लेवल सेलुलर है, तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, क्या क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि क्या पोरीफेरा फाइलम के जीवों में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, आप बताइए क्या इनमें अंग पाए जाते हैं। नहीं बेटा, इनमें अंगों का अभाव होता है। क्या इसमें सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, सिस्टम्स का मतलब हो गया तंत्र। क्या इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, नहीं है। क्या इनमें, लिख लीजिएगा, नर्वस सिस्टम है, नहीं है। जब भैया टिश्यूज ही नहीं बने तो ना नर्वस सिस्टम है, ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र भी नहीं है और तंत्रिका तंत्र भी नहीं है, इनमें टिश्यू सिस्टम भी नहीं है, ऑर्गन्स भी नहीं है, इनमें अंगों का अभाव होता है। इनमें ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना ही कोई एलिमेंट्री कैनाल है, ना कोई टिश्यू सिस्टम है, कुछ नहीं है बेटा। अब बात आती है मैम ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है,
प्रजनन कैसे होता है इनका, फिर इनकी इतनी सारी जाति कहां से बन गई, तो बेटा इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली कैसे होता है, तो आप बताओगे वो होता है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। मेनली जो इनका रिप्रोडक्शन है वो होता है फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से, और फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन विधि। विखंडन का मतलब क्या है, अपने आप ऐसे मान लो कोई भी एक इसका ऐसे पोर वाला कोई एक जानवर है, इसका कोई एक हिस्सा यहां से टूट के गिर गया अपने आप, कुछ दिनों के बाद इसके जैसा वापस एक नया ऐसा एनिमल बन गया। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूट के गिरना। कोई एक किनारा इनका टूट के गिर जाएगा और इनसे कुछ दिनों के बाद इनके जैसा का जैसा एक जंतु बन जाएगा, तो इसलिए आज तक इनकी जाति पाई जाती है। क्या क्या पढ़ाया मैंने, कुछ नहीं पढ़ाया। ऐसे जानवर जो सिर्फ पानी में रहते हैं, बिकॉज उनके बॉडी पे पोर्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैम पानी में क्या खा के जिंदा रहते हैं, भैया पानी में सब कुछ होता है। पानी में जो समुद्र के अंदर पानी है उसमें मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स को लेकर अपना काम चला लेते हैं ये। अब एक सेल है, सेल ही तो है इनका, कोई टिश्यू ऑर्गन्स थोड़ी है जो इनको बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी तो ये खाना खाएं। तो बेटा खाना खा भी लेंगे तो पचाएंगे कैसे, खाएंगे कहां से, मुंह ही नहीं है इनका। लेकिन एनिमल है, एनिमल है, बोलना पड़ेगा। और ये रिप्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, तो आप बोल एक कह रहे देन हाउ वी कॉल्ड इट लिविंग। रोशे, लिविंग का पहला ही कैरेक्टर क्या है, जिसमें सेल हो। जब सेल है तो उसे लिविंग बोलना पड़ेगा ना। ऊपर से मल्टी सेलुलर है तो बोलना पड़ेगा आपको। आपने सेल थ्योरी नहीं पढ़ी क्या, लिविंग तो कहना ही पड़ेगा आपको। तो इनमें रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस से होता है, फ्रेगमेंटेशन, या आप बोलोगी विखंडन विधि से। विखंडन का मतलब है इनका एक पार्ट अपने आप टूट के गिर जाता है एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद, और उसके बाद उस पार्ट से एक नया एनिमल बन जाता है, तो उसी को आप क्या कह देते हो, पोरीफेरा फाइलम कह देते हो। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा इसके एग्जाम्पल की। ये रहे एग्जाम्पल, इमेजेस के साथ एग्जाम्पल लगे हुए हैं, यही एग्जाम में मेन आते हैं। ये देख लो, ये है एग्जाम्पल का पहला एग्जाम्पल, साइकॉन। एग्जाम में आएगा साइकॉन किस फाइलम के मेंबर हैं, आपका आंसर आपके सामने है, मैं नहीं बताऊंगी। ये दिख रहा साइकॉन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप बताओगे, इसको बोलते हैं यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला, और इसका दूसरा नाम होता है वेनस फ्लावर बास्केट। आप ये मत याद रखो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई एग्जाम में नहीं आएगा। या बोलते हैं इसको वेनस फूल की कटोरी या बास्केट, ऐसा नाम दिया जाता है। आप देखो ना, एकदम लग रहा होगा ना आपको, थोड़ा सा ऐसे बास्केट जैसा लग रहा होगा। ये रहा दूसरा। और तीसरा आता है बेटा बाथ स्पंज। स्पंज होता है ना जिससे आप लोग कभी नहाए होंगे, बाथ स्पंज है ना। ये देखो स्पंज जैसा दिख रहा है थोड़ा सा, किसको निचोड़ दो इससे पानी निकल जाएगा। स्पंज देखा है ना कभी आपने, फोम, जिसको फोम बोलते हैं हम, जिसके गद्दे वद्दे आते हैं, उसको निचोड़ते हैं तो पानी निकल जाता है, ठीक उसके जैसा दिखने वाला ये रहा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, साइकॉन्स हो गए, यू स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला ये रहा ना, स्पॉन्जिला, ये देखो, या स्पॉन्जिला भी लिखा हुआ आ जाए ना, स्पंज जैसा, स्पॉन्जिला। तो सारे एग्जाम्पल लिख लीजिए, साइकॉन, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला ऐसी बास्केट जैसी लगेगी, और स्पॉन्जिया या बाथ स्पंज। ये चार कितने नाम हो गए, चार नाम हो गए। एक नाम, दो नाम, तीसरा, चौथा, 5 नाम हो गए। ये पांचों नाम आपको जब भी पूछ ले ऑप्शन में, आपका फाइलम एक ही रहेगा। कौन सा, आप बताओगे, पोरीफेरा फाइलम। थोड़ा सा टफ है बेटा, लेकिन याद करोगे ना, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। हाँ, सुपर टेट में बिल्कुल काम आएगा, क्यों नहीं काम आएगा, समझ गए हैं। तो ये सारे एनिमल्स हैं, दिखने में कुछ ऐसे दिख रहे होंगे, दीज ऑल आर पोरीफेरस। पोरीफेरस का मतलब होता है जो पोरीफेरा फाइलम में आते हैं। मैं इसीलिए एकदम एक कह रहे हैं, इस संघ का बाह्य कंकाल किसका बना हुआ होता है। बच्चा इसमें कंकाल कहां से आ जाएगा, जब मैं आप लोग पता, आप लोगों की प्रॉब्लम क्या, आप लोग सुन नहीं रहे मेरे सेंटेंसेस को। इसमें कंकाल कैसे आ जाएगा जब इसका बॉडी का लेवल ही सेलुलर है।
रंधिर जब इसका बॉडी में सेल ही बने हैं तो उसका कंकाल किस चीज का हो सकता है? ये तो सेलुलर लेवल है, इसलिए कह रही हूं ढंग से समझो चीजों को। ये हो गया आपका पहला फाइलम। दूसरे फाइलम का नाम लिखिएगा निडीरिया। 2 नंबर वाले फाइलम को लिखिएगा निडीरिया। लिखा जाता है सी से, प्रोनाउंस किया जाता है एन से। निडीरिया फाइलम 2 नंबर पे लिखिए निडीरिया फाइलम। जब निडीरिया की बात करते हैं, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। क्या निडीरिया का नाम निडीरिया क्यों पड़ा? क्योंकि इनके अंदर एक टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं नीडोब्लास्ट सेल्स। इनके अंदर कौन सी सेल्स होती हैं? नीडोब्लास्ट सेल्स। और ये जो नीडोब्लास्ट कोशिकाएं होती है ना, ये एक तरीके का टॉक्सिन रिलीज करती हैं। क्या रिलीज करती हैं ये सेल्स? टॉक्सिन, एक तरीके का जहर बनाती है। तो अगर आपने इन जंतुओं को हाथ लगाया और आपके हाथ पे वो टॉक्सिन लग गया, वो जहर लग गया, और वो जहर आपने अगर नाक वगैरह, आंख वगैरह या मुंह में कहीं चला गया आपको वो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, आपके नर्वस सिस्टम वगैरह को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा बेटा, इसीलिए इनका नाम पड़ा है निडीरिया। और एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका हाइड्रा। दिखने में एकदम प्लांट जैसा लगेगा, लेकिन वो एक एनिमल है और वो जहर छोड़ता है। जहर का मतलब प्रॉपर जहर नहीं है, टॉक्सिन है। टॉक्सिन का मतलब कोई एक ऐसा केमिकल जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, उसे टॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, निडीरिया फाइलम के जीवों को 2 भागों में बांटते हैं। पहले तो सुनो, ये भी एक्वाटिक होते हैं, ये भी एक्वाटिक है। अगर आपने इनको धरती पे रखा, मर जाएंगे, ये बेचारे मर जाएंगे। ये भी क्या है? जलीय जंतु हैं। अभी तक सिर्फ पानी में रहने वाले जीवों की बात हुई है, धरती वालों की बात नहीं हो रही है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है? पानी में रहने वालों की। इन जीव जंतुओं को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। जो निडीरिया फाइलम में एनिमल्स आते हैं उनको 2 फाइलम में बांटते हैं। मतलब 2 फाइलम का मतलब इनकी 2 कैटेगरी हैं। क्यों आप बताती हूँ, देखो। एक कैटेगरी होती है मेड्यूसा। मेड्यूसा ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पॉलिप और मेड्यूसा। मैंने भी दिया था वो यूपीएससी का एग्जाम, जिसमें एक क्वेश्चन आया था, इसलिए मुझे याद आया था जब पढ़ाती हूँ तब। दूसरा होता है पॉलिप। पीसीएस वगैरह में बहुत क्वेश्चन आते हैं, यहां से आप पढ़ते हो एनवायरनमेंट में वापस। पॉलिप एंड मोड्यूसा। ये जो मेड्यूसा में आते हैं ये होते हैं मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है इनमें गति होती है, ये गतिशील होते हैं, ये चल होते हैं, मतलब ये यहां से उठकर यहां जा सकते हैं। और जो पॉलिप में आते हैं वो नॉन मोटाइल आते हैं। तो इसका मतलब मैम, इस फाइलम में जो जीव होंगे वो चल भी सकते हैं और वो अचल भी हो सकते हैं, वो ससाइल भी हो सकते हैं। अभी लास्ट स्लाइड में नाम बताया था ना, ससाइल का मीनिंग क्या है? जिसके अंदर गति नहीं होती। तो हम निडीरिया फाइलम को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। जो पॉलिप होते हैं वो चलेंगे नहीं, वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो ससाइल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और मेडुसा चल सकते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन सा फाइलम है जिसके जीव जंतु पानी में रहते हैं और वो मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं, तो बच्चा आप बताएंगे वो निडीरिया। पोरीफेरा वाला तो बिल्कुल नहीं चल सकते थे, अब धीरे 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 इनमें गति आने लग गई। जैसे ऊपर फाइलम पढ़ोगे वो सब मोटाइल्स होंगे वो यहां से, ठीक है। तो बेटा ये एक्वाटिक है, इनमें नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं जो एक तरीके का जहर फेंकती हैं जो हमारे लिए खराब है, और इनको दो कैटेगरी में बांटा ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। जिनमें मूवमेंट होता है पॉलिप, जिनमें नहीं, सॉरी, जिनमें मूवमेंट होता है मेडुसा, नहीं होता है पॉलिप। चलिए अगला इसका कैरेक्टर क्या पढ़ना है। ये जो जीव जंतु हैं ये सिर्फ आपको एक्वाटिक तो है बच्चा, ये क्या है, ये एक्वाटिक तो हैं, जलीय तो हैं, ये पानी में ही होंगे, लेकिन ये आपको हमेशा फ्रेश वाटर में मिलेंगे बेटा। ये आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे। फ्रेश वाटर का मतलब है ताजे पानी में मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कोई ठहरा हुआ पानी पड़ा है, कोई समुद्र का पानी पड़ा है, उसमें आपको नहीं मिलने वाले हैं। और ताजा पानी कौन सा होता है, लेक्स वाला, कोई झील वाला पानी हो गया उसके अंदर मिलेगा, या कोई रिवर
कोई नदी का पानी है उसके अंदर मिलेंगे ये आपको। ये समुद्र के पानी में नहीं मिलेंगे, ठहरे हुए पानी में नहीं मिलेंगे, जो पानी चल रहा है। कोई झील का पानी हो गया, कोई नदी का पानी हो गया, है ना। कहने का मतलब जो फ्रेश है, जो ताजा पानी है, उसके अंदर आपको मिलेंगे ये बेटा। नेक्स्ट अगला पॉइंट आप बताओगे, इसके अंदर कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, ना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। लेकिन बच्चा अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या पॉइंट सुनोगे आप यहां से, इस फाइलम में आते आते धीरे 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 जो ऑर्गेनिजम्स थे वो आगे मैच्योर होते गए। मतलब सेल्यूलर से धीरे धीरे वो किस लेवल पे आने लग गए हैं, टिश्यू लेवल पे आने लग गए हैं, धीरे धीरे उत्तकीय स्तर पे आने लग गए हैं। उत्तकीय स्तर पे मतलब इन जीवों से ही टिश्यू सिस्टम की मतलब या टिश्यू बनने की शुरुआत हो चुकी थी। इसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनमें धीरे 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 आप बताओगे बेटा टिश्यू बनना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन प्रॉपर नहीं बने थे। यहां पे लिखेगा टिश्यूज लेवल बनना शुरू हो गया था, बनना शुरू हो गया था, लेकिन प्रॉपर नहीं बना था। प्रॉपर बनेगा इसके बाद वाले में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इसीलिए इस फाइलम के जीवों के अंदर ना ही तो किडनी होते हैं, इनमें गुर्दे भी नहीं होते हैं, इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लंग्स, फेफड़े भी नहीं होते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैम ये एक्सक्रीशन कहां से करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ये एक्सक्रीशन कहां से करते हैं, एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। अगर इनके बॉडी में कुछ हार्मफुल चीज वगैरह आ गई तो जो इनके लिए हार्मफुल है वो ये कहां से रिमूव करेंगे, अपने बॉडी सरफेस से ही, अपने शरीर से ही, बॉडी सरफेस से, शरीर की सतह से, क्योंकि इनके बॉडी सरफेस पर भी ऐसे छोटे 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 पोर्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो इसी से ही ये एक्सक्रीशन कर देते हैं। और इनका जो एक्सक्रीटरी कंपाउंड होता है, अगर आपसे पूछे कि इनका एक्सक्रीटरी कंपाउंड क्या है, एक्सक्रीटरी कंपाउंड का मतलब होता है किस चीज को सिक्रीट करते हैं बाहर की तरफ। उत्सर्जी यौगिक क्या है बेटा, अमोनिया। उत्सर्जी यौगिक अमोनिया, ये अमोनिया को रिलीज करते हैं पानी के अंदर, क्योंकि पानी में होते हैं तो पानी में ये अमोनिया को छोड़ते हैं। किसको छोड़ते हैं, पानी में ये अमोनिया को छोड़ते हैं। अब बात आती है मैम इनमें रिप्रोडक्शन कैसे हुआ। अभी पहले रिप्रोडक्शन जान लो, फिर इसके एग्जाम्पल बताएंगे। मैम इनमें रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, इनका विकास, मतलब विकास का मतलब प्रॉपर विकास वैसा वाला नहीं कि इसमें आंख नाक सब दिख जाएगा आपको, नहीं, इनमें भी नहीं होता है आंख नाक, कुछ नहीं होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब है मैम इनमें प्रजनन कैसे हुआ, अपने जैसी जाति का निर्माण कैसे हो रहा है इनमें, तो इसमें रिप्रोडक्शन होता है बडिंग प्रोसेस के द्वारा। बडिंग का मतलब होता है मुकुलन, बडिंग का मतलब होता है मुकुलन हिंदी में। कैसे, तो मान लो ऐसे कोई एक आपका इस संघ का जीव है और इसके अंदर इसके बॉडी की एक बाहर की तरफ ऐसे छोटी सी आउटर ग्रोथ हो गई, एक छोटा सा ऐसे बड सा बन गया, ये छोटा सा बड बन गया। बड का मतलब ऐसे शाखा बोलोगे। इसने अपनी बाहर की तरफ एक आउटर ग्रोथ करवा दी, थोड़ी सी इसकी वृद्धि होगी बाहर की तरफ, एक बड सा बन गया। कुछ दिनों के बाद ये बड टूट के नीचे गिर गया और कुछ दिनों के बाद आपने देखा कि जो बड नीचे टूट के गिरा था उससे पूरा का पूरा एक क्या बन चुका है, ऐसा का ऐसा एक एनिमल बन चुका है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बडिंग। पोरीफेरा के अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस से हुआ था, टूट के गिरा अपने आप, कोई हिस्सा कहीं से भी गिर सकता है। देखो आप बोलोगे मैम पोरीफेरा में और उसमें डिफरेंस क्या है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है इस हिस्से से टूट के गिर गया कोई पार्ट, इस हिस्से से टूट के गिर गया, कहीं से भी गिरा और उससे एक नया एनिमल बन जाना, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। एंड बडिंग का मतलब होता है कहीं पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक एरिया है, सिर्फ वहीं की सेल ने बाहर की तरफ ग्रोथ की है। जैसे ये हिस्सा है तो सिर्फ यहीं से आउटर ग्रोथ होगी, ऐसा नहीं है कि इधर वाले से भी हो जाएगी। और यही हिस्सा नीचे टूट के गिरेगा तो एक नया बनेगा, तो उसे बडिंग कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन और बडिंग में क्लियर हो गया ना। फ्रेगमेंटेशन मतलब कोई भी किनारा टूट के गिर जाए और एक नया प्लांट बन जाए या एक नया एनिमल बन जाए, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। और बडिंग का मतलब एक
किनारा जो बाहर की तरफ निकला, हमेशा हर एक एनिमल में या हर एक प्लांट में वही किनारा बाहर की तरफ जाएगा और उससे एक नया पौधा, एक नया जंतु बन जाता है, तो उसे बडिंग कहते हैं। क्लियर है बच्चा? तो ये भी पानी के अंदर होते हैं, लेकिन ये फ्रेश वाटर में होते हैं। जो चलने वाला पानी होता है, जिसमें मूवमेंट होता है, उस पानी में होते हैं। धीरे धीरे टिश्यू लेवल बनना शुरू हो गया था। एक्वेटिक होते हैं, चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते हैं, दो कैटेगरी में बटे हुए होते हैं। आइए इस फाइलम को थोड़ा सा इमेजेस के साथ पढ़ते हैं। आ गया निडीरिया, या इसी फाइलम को सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है। सिलेंट्रेटा तो पुराना नाम था, निडीरिया नया नाम है, आप नए नाम के साथ ही पढ़ो, ठीक है। सिलेंट्रेटा बोलिए या निडीरिया बोलिए, बात एक ही है। लिखा हुआ ताजे पानी में पाए जाते हैं, फाउंड इन फ्रेश वाटर, पढ़ चुके हैं। इनमें पाचन तंत्र नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता है, तंत्रिका तंत्र और परिसंचरण तंत्र भी नहीं होता है, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं होता है। अगला सुनो, इनमें विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं नीडोसाइट्स होती हैं या नीडोब्लास्ट होती हैं, जो जहरीली कोशिकाएं के नाम से जानी जाती हैं। और ये क्यों होती हैं जहरीली कोशिका? ये अपना शिकार करती हैं। शिकार का मतलब इनके आसपास कोई पानी में तैरता हुआ जीव जंतु आ गया, उसको ऐसे पकड़ के और उसको जहर छोड़ देंगे, वो मर जाएगा, उसे अपने अंदर ले लेंगे। तो ये खाना है इनका, खाना है इनका, ये शिकार करते हैं बच्चा। मान लो ये एक यहाँ पर हाइड्रा है, इसके आसपास यहाँ पर कोई मछली आ गई या छोड़ दो कोई छोटा सा पानी के अंदर कोई कीड़ा सा आ गया, तो इसके पास आएगा तो इसके पास जहर सा फेंकेगा इस कीड़े के पास और वो कीड़ा मर जाएगा और ये फिर उसको अपने अंदर खा लेगा। तो शिकार करने के लिए इनके पास जो जहर वाली सेल्स होती है उन्हें नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल्स कहते हैं। इसीलिए इनका नाम निडीरिया पड़ गया बेटा, इसीलिए इनका नाम निडीरिया पड़ गया, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इन सब पॉइंट पे नहीं जाना है जो लिखे हुए हैं, ये सब बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, ये आपको मैं एक्सप्लेन करती रहूंगी धीरे धीरे। ये मुख्यतः समुद्री जीव हैं, समुद्री का नहीं, सॉरी ये गलत लिखा हुआ लाइन, ये लाइन गलत लिखा हुआ है, इसको प्लीज थोड़ा सा सही कर दीजिएगा, ठीक है। निडरिंस में मूंगा, अच्छा अब इसके एग्जाम्पल आ चुके हैं, क्या क्या है देखो इसके अंदर एग्जाम्पल, इंक्लूड कोरल्स, हाइड्रास, जेलीफिश। अब ध्यान से पहले जेलीफिश का यही सुनना, ताजे पानी में पाए जाते हैं, बिल्कुल फाउंड इन फ्रेश वाटर। इसके एग्जाम्पल क्या क्या दिए हैं वो सुनो, क्या क्या एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल ये दिख रहा है, इसे बोलते हैं हाइड्रा। ये जो दिख रहा है ये हाइड्रा है, या यहां से देख लो ये रहा हाइड्रा। अब ये हाइड्रा की बडिंग से ऐसे देखो एक नया हाइड्रा बन गया, एक प्रोसेस दिखा रखा है जो मैंने आपको पढ़ा दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मैंने पढ़ा दिया यहाँ पर, ठीक है। एक आपको दिख रहा है ये जेलीफिश दिख रही है जेलीफिश। जेलीफिश, हाइड्रा, कोरल्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अभी जेलीफिश को यहीं पर पढ़िए, थोड़ी देर के बाद आपको आगे समझ में आएगा कि जेलीफिश को यहां से क्यों हटाया गया था। जो मेन है यहां पे वो है ओबेलिया, पॉलिप, मेड्यूसा, हाइड्रा, है ना, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। मेन एक ही एग्जाम्पल है दैट इज हाइड्रा, ठीक है, दैट इज हाइड्रा। मेन जो है इसका एग्जाम्पल वो हाइड्रा ही आपको याद रखना है कि हाइड्रा कहां आते हैं। मैं हाइड्रा का एक आपको प्रॉपर इमेज और दिखाती हूं, मेरे पास है एक इमेज, ये रहा हाइड्रा, ये रहा हाइड्रा, ये हाइड्रा है बेटा। और एग्जाम में हाइड्रा से हर बार क्वेश्चन आता है कि हाइड्रा के फाइलम का नाम बताओ। दो चीजों के लिए फेमस है हाइड्रा, देखिएगा क्या क्या चीजों के लिए, पहला, दो नहीं तीन, एक तो इसके फाइलम का नाम पूछा जाता है, दूसरा हाइड्रा के रिप्रोडक्शन का हमेशा एग्जाम्पल सेट किया जाता है। एग्जाम में आता है कि ऐसे टीचर्स पढ़ाते हैं ना, किसके बारे में टीचर्स पढ़ाते हैं, बडिंग के बारे में, तो वो बोलते हैं बडिंग क्या है, तो वो बड़ा फेमस है हाइड्रा, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। एग्जाम में आता है हाइड्रा के रिप्रोडक्शन का नाम बताओ, तो बडिंग मुकुलन विधि द्वारा इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। और तीसरा, हाइड्रा आपको दिख रहा है एक प्लांट के जैसा, लेकिन ये एक एनिमल है और आप अगर इसे हाथ लगाने की कोशिश करोगे तो यहां से ये क्या फेंकेगा, ये जहर फेंकेगा बेटा, इस हिस्से से जहर फेंकेगा, तो बिल्कुल भी इन्हें हाथ लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। ये तीन क्वेश्चन इस फाइलम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीडोप्लास्ट सेल्स वाला, नीडोप्लास्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, जिसके अंदर आप बताओगे क्या है मैम, देन हाउ दे एक्सक्रीट द वेस्ट पार्ट आफ्टर टेकिंग फूड। रोशे, मैंने कहा ना पोर्स होते हैं इनके बॉडी में,
तो वहां से वो अपना एक्सक्रीटरी कंपाउंड है उसको बाहर कर देते हैं। समझ में आ गया ये बात? तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो एग्जाम्पल हो गए हैं इसके कौन कौन से, जैसे हाइड्रा हो गया, जैसे ओबेलिया, एक और लिख लो बेटा, एक और लिखो, ओबेलिया, हाइड्रा, जेलीफिश एंड मूंगा भी होता है, एक मूंगा भी होता है, ठीक है, और एक और लिखेगा ओबेलिया, ओबेलिया। ये सारे एग्जाम्पल हैं नीडोब्लास्ट के, नीडोब्लास्ट सेल्स के या निडीरिया के, या निडीरिया के। अब एक बात को यहां पर ये जो चीज एक्सप्लेन की हुई है वो क्या की हुई है वो सुनो। जेलीफिश, भले ही नाम में फिश आ रहा है, जेलीफिश भले ही नाम में आपको फिश दिख रहा है, लेकिन बेटा ये एक फॉल्स फिश होती है। फॉल्स फिश का मतलब है ये झूठी मछली है। ये मछली जैसी हल्की सी दिख रही है आपको, लेकिन ये मछली नहीं होती है। अब याद करो बेटा, आप ध्यान से सुनिएगा, ट्रू फिश क्या होती है? ट्रू फिश, सच्ची मछली, जैसे एक्चुअली आपको फिश बोलते हो आप, जैसे वो कौन सी होती है? वो वही होती हैं जिन्हें पाइसस क्लास में रखा गया है। मछली वही है जिसे मत्स्य क्लास में या मत्स्य संघ में रखा गया है, और मछली वही है जो कॉर्डेटा में रखी गई है। या तो ऐसे याद कर लो, मछली वही है जो कॉर्डेटा फाइलम की पाइसस क्लास में आती है, या ऐसे याद कर लो, साइंस कहती है सच्ची मछली वही है जो पाइसस में आए या जो कॉर्डेटा में आए, उसे ही सच्ची मछली बोलते हैं। इसके अलावा जितनी भी मछलियां पढ़ोगे वो सब क्या है? फॉल्स फिश है। तो जेलीफिश हमने कहां पढ़ा? निडीरिया फाइलम में पढ़ा। और निडीरिया कॉर्डेट्स हैं या नॉन कॉर्डेट्स हैं, आप बताओ। हाँ जी, ये बताओ कि निडीरिया कॉर्डेटा है या नॉन कॉर्डेटा? थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ाया था मैंने कि ये जो 10 फाइलम होते हैं बेटा ऊपर वाले, ये सारे नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। तो ये सच्ची मछली है या झूठी मछली है? मैम ये झूठी मछली है। ये क्या है? झूठी मछली, क्योंकि ये ना ही तो पाइसस में रखी गई है ना ही कॉर्डेटा में रखी गई है। तो आज के बाद याद रखेगा, जेलीफिश फिश नहीं होते। बिकॉज मैम ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो? अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 4 मछलियों के नाम देगा, बोलेगा इसमें से विच वन इज ए ट्रू फिश, विच वन इज ए फॉल्स फिश, इनमें से कौन सी एक सच्ची मछली है, इनमें से कौन सी एक झूठी मछली है। फिर आप वहां पर मुंह छोटा करके बैठ जाओगे, कह रहे बाप रे ये कॉन्सेप्ट हमने कभी पढ़ा ही नहीं। इसलिए बता दे रही हूं, मछली वही है जो पाइसस में आएगी और या कशेरुकी में रखी जाएगी, वही मछली है बेटा। उसके अलावा सब झूठी मछलियां हैं। तो हाइड्रा, जेलीफिश ये पानी के अंदर रहते हैं, ऐसा होता है जेलीफिश, ऐसा होता है जेलीफिश दिखने में, देख लीजिए। अब बच्चा हाइड्रा तो आज भी निडीरिया फाइलम में है, लेकिन इस जेलीफिश को यहां से हटाकर, जेलीफिश को एक्चुअली हम 2 फाइलम में काउंट करते हैं, 2 फाइलम में, एक तो निडीरिया और अब ये जो कल आएगा टीनोफोरा फाइलम, ये हम कल पढ़ेंगे। कल टीनोफोरा पढ़ लेंगे, एस्के हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज पढ़ लेंगे, कल 6-7 तक कर लेंगे, ठीक है। आज आप 2 ही फाइलम याद रखो, कल हम टीनोफोरा पढ़ेंगे। टीनोफोरा में कौन आती हैं? ऐसे जीव जंतु आते हैं जिसके कंगा, ऐसा ना कंगा है, कंगे के ऊपर दांते बने हुए हैं, ये कंगे जैसी, कॉम्ब फिश बोलते हैं इनको। देखो कॉम्ब जेली या कॉम्ब जेली फिश कहते हैं इनको, जैसे कॉम्ब जैसी लगी हुई स्ट्रक्चर होती है वैसी। तो ये हम कल पढ़ेंगे बेटा, ये हम कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा टफ चैप्टर है, नाम बहुत अजीब अजीब से आएंगे आपके सामने, लेकिन बेटा मेरी मजबूरी है, ऐसे एग्जाम में आते हैं तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। अभी रुक जाओ, डॉग फिश सच्ची है झूठी है सब बताएंगे बेटा आपको, ठीक है। हिपोकैम्पस, डॉग फिश, स्टार फिश, डेक्रॉन, सारी बातें करेंगे। अभी रुक जाओ, अभी नहीं। हाँ, मैं पीडीएफ ये भी डलवाऊंगी और एक पीडीएफ आप ऑलरेडी ले चुके हैं एनिमल किंगडम की, ये इमेज के साथ भी डलवा दूंगी लास्ट में, चिंता नहीं करो। आपके बैच में जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो सारा इमेज के साथ ये पीडीएफ डलवा दूंगी हिंदी इंग्लिश में, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आप लोगों की सहूलियत के लिए ही पीडीएफ बनाया है। हाँ जी, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे हर चीज दिखने वाली पानी में मछली नहीं होती।
साइंस यही तो आपकी बातें क्लियर कर रहा है। कल ये पढ़ेंगे फ्लैट वॉर्म, ये देखो बेटा फ्लैट वॉर्म, ऐसे कीड़े आते हैं। कहां चला गया ये एस्के हेलमिंथीज, और उसके बाद कहा गया ये फ्लैट वॉर्म है, रिबन जैसे, ये देखो बेटा रिबन जैसा लग रहा होगा आपको थोड़ा सा दिखने में। उसके बाद ये कल पढ़ेंगे राउंड वॉर्म, घूम के ऐसे गोल एकदम राउंड हो जाते हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे एनिलिडा, तो दिख रहा है बेटा ये लीच है जो खून पीती है ना। और ये आपका यहाँ पर क्या पढ़ा है, अर्थवॉर्म पढ़ा है, केंचुआ। ठीक है, तो ये सारे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना सफिशियंट है, 2 या 3 क्लास और लगेंगे भी इस चैप्टर को खत्म करने में, लेकिन ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो मुझे ऐसे धीरे धीरे पढ़ाना पड़ेगा। क्रैक विन आप ही का चैनल है क्या जिस चैनल ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वीडियो डाला हुआ है? नहीं, मेरा नहीं है पिंकी, कोई ऐसे झूठा वीडियो बना रखा होगा, किसने डाल रखा होगा। मैं आज चेक करूंगी, अगर है तो मैं स्ट्राइक लगवाऊंगी उस पर। चलो थैंक यू बच्चा, मैं बहुत इजी पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ इस चैप्टर को, और स्लो चल रही हूँ। उसका रीजन ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है बेटा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के आते हैं। चलो आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर। मैं बहुत आसान करने के लिए ही आपके सामने इमेज फोटो ला के आपको समझा रही हूँ, ताकि आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाए, चीजें याद हो जाएं, आपके दिमाग में बैठ जाएं। नहीं तो मैं ऐसे ही पढ़ा के नोट से बना के निकल जाती है ना, इसीलिए लेकर आ रही हूँ इमेज। चलिए बाय बच्चों, कल मिलते हैं, टेक केयर।